नमस्कार साथियों, इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो आइए शुरू करते हैं। लोहार की दुकान पर प्रभाकर, यानी ये प्रभाकर नाम का बच्चा है जो एक लोहार की दुकान पर जाता है। वहाँ पर लोहारों को काम करते हुए देखता है। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे हुए थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म करके उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। अब प्रभाकर को ये सब मज़ेदार क्यों लग रहा था और लोहे के औजार कैसे बनाए जाने लगे थे, न सब के बारे में बात करते हैं। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे के का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। 3000 साल पहले का मतलब ये हुआ कि 2000 साल तो अब भी के हो गए, ईसा के बाद के। ठीक है, ईसा को 0 वर्ष पे लिया जाता है, इस ईसा के जन्म को। और उससे 1000 साल पहले, यानी कि ये एक तरह की डेडलाइन है कि ईसा से पहले 1000 साल, यानी 1000 साल पहले ईसा के जन्म से पूर्व लोहे का प्रयोग जो है वो होना शुरू हो गया था। जब हम महापाषाण कब्रों के बारे में पढ़ते हैं तो लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में वहाँ पर मिले हैं। करीब 2500 साल पहले लोहे के औजारों के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, यानी कि ईसा से पहले 500 साल पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहे के का उपयोग होना शुरू हो गया था। ऑब्वियस सी बात है कि जब उसके पहले अगर बात की जाए, लोहे के प्रयोग से पहले काम किससे होते थे? लकड़ी या पत्थरों से होते थे। लकड़ी के औजार होते थे या पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। लेकिन जब लोहे का धातु का प्रयोग शुरू हो गया, इससे पहले कांसे के जो तांबे के बनाए जाते थे वो थोड़ा सॉफ्ट मेटल होता है, लेकिन जो लोहा है वो बड़ा मजबूत होता है। तो लोहे के उपयोग ने कृषि व्यवस्था में, सिंचाई में, हर चीज़ के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई औजारों को बनाने में। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 5वें चैप्टर में, कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन बढ़ गया था। बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, ये कुछ औजार हमें दिए गए हैं, कुल्हाड़ी है, हंसिया है, सणसी है, जैसे और भी ऐसे बहुत सारे हथियार औजार हो सकते हैं। और ऐसी छोटी छोटी सी मशीनरी है एक तरह की जो हम हमारी दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। आजकल तो एक छोटा सा कील भी लोहे का बनाया जाता है। दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, कुल्हाड़ियां हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हमारी साइकिल्स होती हैं, बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं। उन सब में कहीं ना कहीं हर चीज़ में लोहे का इस्तेमाल तो है ही है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन आयरन। अब बात करते हैं, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, सिंचाई। अब यहाँ पर कृषि का उत्पादन जब बढ़ाना था तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे? समृद्ध गांवों के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई, जिसके बारे में हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बीजारोपण जो है वो भी नए तरीके से करना शुरू कर दिया था। जैसे धान की खेती है, डायरेक्ट बीज नहीं बोए जाते। अब पहले उसकी पौध तैयार की जाती थी, फिर बीज अलग से उसको बोया जाता था ज़मीन में, उसको वापस से बोया जाता था। फिर है इसी तरह से सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। अब किसी भी फसल का अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है, कृषि का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें उपजाऊ मिट्टी के अलावा भी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे पानी की बहुतायत होना। जितना ज़्यादा पानी हमारी मिट्टी को मिलता रहता है वो उतनी ज़्यादा उपजाऊ बनती जाती है। तो इसी क्रम में सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। फिर है इस चार्ट में हमें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरने हैं। अब यहाँ पर लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी।
कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। देखिए यहाँ पर ये 9 तक के सेंटेंस का ब्लॉक्स दिए गए हैं जिनमें हमें सेंटेंस को फिलअप करना है। तो पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा, राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। अब राजा है तो शान शौकत से तो रहेंगे, सबसे बड़े व्यक्ति हैं अपने राज्य के, उनको अपनी सुरक्षा के लिए सेना भी चाहिए, रहने के लिए बढ़िया बढ़िया महल भी चाहिए, किले भी चाहिए, और अपनी जनता की सुरक्षा के लिए उनको किला तो बनवाने ही पड़ेंगे। उन सब के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए, है ना। तो वो क्या करते थे, किसानों से कर लेते हैं। ठीक है, अब किसान कर कैसे चुकाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ये वाला है, किसानों को कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ नंबर 3 पे आ जाएगा। किसानों को कर अदा करने के लिए उत्पादन बढ़ाना था। और उत्पादन कैसे संभव था, जब फसल अच्छी होगी। फसल कैसे अच्छी होगी, जब सिंचाई संभव होगी। तो ये सिंचाई से संभव था। तो अब हमें क्या करना है, नंबर 5 पे देखना है। तो अब सिंचाई से संभव था तो राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। तो ये आ जाएगा नंबर 5 पे। ठीक है, ठीक है, कि अब राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई अपने क्षेत्र के लिए और धन लगाया कि ठीक है मैं तुम्हें इतनी सोर्स अवेलेबल करवाता हूँ। अब क्या होगा, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, ये नंबर 6 पे आ जाएगा। जब लोग, राज्य की जनता मिलकर परिश्रम करेगी तो उससे कृषि उत्पादन बढ़ने लगा और राजस्व भी बढ़ा। फिर इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घट गई थी। ठीक है, अब जैसे ये राजस्थान में अगर हम देखें तो पश्चिमी राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नदियां जो है वो नाम मात्र की है। तो नहरी क्षेत्र ने ही सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाया है, जिसमें अगर हम गंगानगर हनुमानगढ़ के एरिया को देखें तो तत्कालीन 1927 में महाराजा गंगा सिंह जी ने जो एक नवाचार किया था, यहाँ पे नहरों को लेकर आए थे, है ना। नहरों का निर्माण करवाया था, इंदिरा गांधी गंग नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्षेत्र जो है वो सिंचाई के ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट है। बाकी अगर दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो काफ़ी नदियाँ वहाँ पर बहती हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण राजस्थान में बहुत बड़ी कोई नदियाँ नहीं हैं। पश्चिमी राजस्थान में तो नाम मात्र की हैं, कहीं दिखाई देती हैं कहीं दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि वो बरसाती नदियाँ हैं। ठीक है, और कहीं पर पानी खारा हो जाता है, जैसे लूनी है ना, बालोतरा के बाद जिसका पानी खारा हो जाता है। तो ऐसी विविधता है यहाँ पर। अब आगे बात करते हैं राजस्थान से इतर हम उपमहाद्वीप की बात करते हैं। गांवों में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग थे। दक्षिण भारत की अब बात करने जा रहे हैं, उत्तरी हिस्से की बात की जा रही है। सबसे पहले लेते हैं तमिल क्षेत्र को। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला कहा जाता था, साधारण हलवाहों को उणवार कहा जाता था और भूमिहीन मजदूर दास कडेसियार और अदिमई कहलाते थे। ये टर्मिनोलॉजी है जो हमें याद करनी ही होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए तो है ही हैं, क्योंकि अब रीट का सिलेबस भी मॉडिफाई होकर आया है, सेकेंड ग्रेड में भी चेंजेस दिए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये सिलेबस, ये सारा जो कंटेंट है हमें पढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी रीट मेंस के काम में भी यही आएगी, फर्स्ट ग्रेड के लिए तो है ही है। ठीक है, और इवन कॉलेज लेक्चरर वालों तक को भी यही पढ़ना पड़ता है। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करने का सोचिए भी मत, हर हाल में ये सारी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। वापस देख लेते हैं। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला, साधारण हलवाहों को उणवार और भूमिहीन मजदूर दास कडेसियार या अदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, यानी गांव में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास ज़मीन है तो वही ग्राम भोजक बनता था।
साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, क्योंकि जितनी ज़्यादा जिसके पास ज़मीन होगी वो खुद तो काम कर नहीं पाएगा एकदम से सारी ज़मीन पे, तो उसको अपने अंडर में दास रखने पड़ते थे या मजदूर भी वो रखते थे, क्योंकि वो अफोर्ड करते थे। तो उनका जो ज़मीन पर काम है वो उनके दास और मजदूरों के द्वारा किया जाता था। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को दे देते थे। यानी ये जो ग्राम भोजक हैं ये अपने क्षेत्र के सर्वे सर्वा होते थे एक तरह से, कि एक तो इनके पास सबसे ज़्यादा भूमि है, इनके अंडर में इनके दास और मजदूर भी काम करते हैं। इसके अलावा राज्य उस क्षेत्र विशेष से राजा इनको परमिशन दे देते थे कर इकट्ठा करने की। और तो और ये न्यायाधीश का काम भी कर देते थे, कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। यानी कि अगर कोई समस्याएं होती थी, किसी के आपसी विवाद होते थे, तो ये उसको सज़ा भी देते थे और अपने फैसले भी उनके ऊपर फैसले भी लागू किया करते थे। अब इन ग्राम भोजकों के अलावा, यानी कि ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति के अलावा अन्य स्वतंत्र किसान भी होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। गृहपति यानी छोटे स्वतंत्र किसान है, यानी कि अपनी मर्जी से अपना काम कर सकते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे, थोड़ी बहुत ज़मीन होती थी जिनके पास। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष होते थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिसे कर्मकार भी कहा जाता है, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लुहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अब हम बात करते हैं प्राचीन तमिल रचनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है इसमें। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने कई बार पूछा हुआ है कि संगम साहित्य क्या है। सिर्फ आरपीएससी ही नहीं, ये यूजीसी नेट वगैरह के क्वेश्चंस में भी आया हुआ है कि संगम साहित्य क्या है। तो ये तमिल का प्राचीनतम रचनाएं हैं जिन्हें संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है वे संगम साहित्य में पाए गए हैं। अभी हमने जो टर्मिनोलॉजी जो पढ़ी थी, उनवार है, वेलल्ला है ना, इन सारों के जो वर्डिंग्स हैं, अधिमई है, ये सब तमिल साहित्य इसी संगम साहित्य से निकले हुए हैं, वहाँ पर यूज़ किए जाते थे। अब है नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व। एनसीईआरटी की एक चीज़ अच्छी है कि इसमें फैक्ट तो बहुत कम है, लेकिन उसको इलेबोरेट इतना ज़्यादा डिटेलिंग में किया गया है कि आप माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसी थी, और एक विजुअलाइजेशन माइंड में क्रिएट होने लग जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है एनसीईआरटी की। अब है नगर क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, जातक कथाओं के बारे में सबने सुना होगा, पढ़ी भी होंगी। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी, और ये किनके द्वारा संकलित की गई थी? बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा इनका संकलन किया गया था। यहाँ पर आगे एक जातक कथा दी गई है और उसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह से धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो आइए उस छोटी सी कहानी को भी पढ़ लेते हैं, जातक कथा को। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक चीज़ के। वो क्या थी कि उसके पास एक चूहा था मरा हुआ। यानी कि एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है, गरीब आदमी है या युवक है गरीब, जिसके पास कुछ नहीं था, ना कोई काम धंधा था, ना कोई पैसे थे, ना कुछ भी नहीं था अपनी आजीविका के लिए। उसके पास एक चूहा उसको मरा हुआ मिल जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो वो क्या करता है कि अब उसे भूख लगती है या उसको कुछ चाहिए होता है, तो वो जाता है इधर उधर कि अब मैं क्या करूं, कहाँ से अपने लिए कुछ कमाऊं या कुछ खाने की व्यवस्था करूं। तो वो क्या करता है, एक भोजनालय में जाता है और वहाँ पर भोजनालय वाले से कहता है कि मुझे कुछ चाहिए। तो भोजनालय वाला उसे कहता है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, तेरे पास कुछ है? तो वो कह देते हैं हाँ जी, मेरे पास एक मरा हुआ चूहा है। तो भोजनालय वाला कहता है कि ठीक है जी, आप अपने इस मरे हुए चूहे को मेरी बिल्ली के लिए दे दो। तो वो कहता है मैं तैयार हूँ, पर मुझे एक सिक्का देना पड़ेगा। तो भोजनालय वाला उसको एक सिक्का दे देता है, यानी एक सिक्के के बदले में उस मरे हुए चूहे को भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए वो बेच देता है। पहला दिमाग देखो चलाया उसने अपना, पहली चीज़।
दिमाग चलाया कि मरे हुए से भी उसने अपना काम निकलवा लिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया था। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो गया। अब माली है, उस बगीचे की सफाई, राजा का बगीचा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत बड़ा होने वाला है, और इतनी ज़्यादा आंधी आई है तो वो टहनियाँ टूट टूट कर बिखर जाती हैं या पत्तियों से भर गया होगा। वो सोच सोच के परेशान हो रहा है कि मैं कैसे इसकी सफाई करूँगा। युवक उस वहाँ से निकलता है और वो उस माली से कहता है कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। तो माली खुश हो जाता है कि ठीक है भाई, मुझे साफ नहीं करना पड़ेगा, इसको तो लकड़ियाँ और पत्ते ही चाहिए, निकाल ले, कोई बात नहीं। तो वो माली तुरंत मान जाता है। अब वो युवक फिर अपना दिमाग चलाता है। वो पास में ही बच्चे खेल रहे होते हैं आसपास में, उन बच्चों को इकट्ठा करता है और उनको कहता है कि तुम अगर मेरी थोड़ी सी हेल्प करो कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में तुम्हें मैं एक एक मिठाई दूंगा, तुम सारे बच्चों को, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, ये टहनियाँ और पत्ते मुझे ला ला के देने में तुम्हें मिठाई दूंगा। देखते ही देखते सारे बच्चे बगीचे में घुसते हैं और फटाफट जल्दी जल्दी एक एक तिनका चुनकर गेट के पास पत्तियाँ लकड़ियाँ इकट्ठी कर देते हैं। इधर से माली का काम भी हो जाता है, बगीचा साफ, इस लड़के का भी काम हो जाता है कि मुझे पत्तियों का और लकड़ियों का ढेर मिल गया, और वो बच्चों को भी सेटिस्फिकेशन मिल जाता है कि हमें मिठाई मिल गई। तो सब खुश। फिर है, उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरता है। अब राजा का जो कुम्हार है उसको कुछ बर्तन पकाने, कुम्हार का काम है मिट्टी के बर्तन पकाना, बनाना और उनको पकाना। अब उसे ईंधन की तलाश है। ईंधन क्या है? यही सूखी पत्तियां और लकड़ियां। तो ये तलाश में गुजरता है और वो देखता है कि ये युवक एक ढेर को लेके बैठा है। तो वो कुम्हार इस व्यक्ति से पूरे इस ढेर को खरीद लेता है। इस तरह इस युवक के पास कुछ और पैसे जमा हो जाते हैं जी। अब इस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भर के वो नगर के द्वार पर चला जाता है और वहाँ पर जो घास काटने वाले हैं उन 500 लोगों को वो पानी पिलाता है। खुश होकर लोग कहते हैं कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, हम सबको पानी पिलाया, है ना, अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो वो कहता है कि मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद वो व्यक्ति यहाँ से चला जाता है, युवक चला जाता है और उसके बाद एक व्यापारी से दोस्ती करता है। थोड़े दिन बाद एक वही व्यापारी अपने उस दोस्त को, उस युवक को बताता है कि कल यहाँ पे एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने अपने उन सारे घास काटने वाले लोगों के समूह के पास जाता है और उनको कहता है कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते थे ना, तो एक काम करो, अब तुम सारे मुझे अपनी जो घास डेली काटते हो उसका एक एक गट्ठर मुझे दे दो, और तुम्हारे पास जो बची हुई घास है ना वो तब तक मत बेचना जब तक मेरे वाली ना बिक जाए। अब उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए, क्योंकि 500 लोगों को जल पिलाया था, है ना। तो अब उसके पास 500 गट्ठर घास के हो गए। अब अगले दिन जब घोड़े का व्यापारी आता है, 500 घोड़ों का काफिला लेके आता है अपना, है ना। अब उस घोड़े के व्यापारी को कहीं भी अपने घोड़ों के लिए घास नहीं मिलती, क्योंकि घोड़े भूख से भी परेशान हो जाएंगे तो उनको खिलाना तो है कुछ। घोड़े के व्यापारी को कहीं घास नहीं मिलती, तो वो इस युवक की घास 1000 सिक्कों में खरीद लेता है। इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायों की सूची बनाओ। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि शहर में, गांव में या शहर तथा गांव में कौन कौन रहता था। घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? खैर ये सब क्वेश्चन हमें अभी नहीं करने हैं, ऐसा कुछ हमारे नहीं आने वाला। जातक कथा की बात हो रही थी तो वो हमने इंटरेस्टली पढ़ लिया है। अब बात करते हैं प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में। हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों, प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। अब ये तो हम भी पढ़ चुके हैं पहले के चैप्टर्स में कि सिंधु घाटी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता है, चाहे मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्र है, या धोलावीरा है, कालीबंगा है, या कोई भी ऐसी जो सभ्यताएं जो मिली हैं, राखीगढ़ी है, बनवाली है, लोथल है, धोलावीरा है ना, कोई सी भी ऐसी जो क्षेत्र मिले हैं, चाहे बुर्ज होम है, चाहे दैमाबाद है महाराष्ट्र का, हर जगह से कोई ना कोई मूर्तियाँ, कोई ना कोई मोहरें, कोई ना कोई अभिलेख, हर चीज़ ऐसी मिली है। तो इन मूर्तियों को कहाँ सजाया जाता था? इमारतों की रेलिंग पे, खंभों पे, प्रवेश द्वारों पे सजाया जाता था।
आगे एक बड़ी अच्छी सी पिक्चर हमें देखने वाली है अभी, तस्वीर। ये देखिए, ये है दिल्ली में मिला वलय कूप। वलय कूप यानी ऐसे सर्किल से बने हुए, कर्लीज्म, जैसे कर्ली हेयर होते घुंघराले से, वैसे इसे वलयकार बोलते हैं। यानी कि वलयकार कुएं बने हुए हैं ऐसे ऐसे करके, है ना, छल्ले से बने हुए हैं, स्प्रिंग की तरह कह सकते हैं। कितनी सारी बातें हो सकती हैं इसके बारे में। अब ये कैसे बनाए गए थे, हमने पहले भी पढ़ा था कि मोहनजोदाड़ो के अंदर जो घर मिले हैं उसके अंदर भी कुएं मिले हैं, लेकिन दिल्ली में जो ये जब खुदाई हुई थी तो वहाँ पे ये वलयाकार वाले मिले हैं। इनकी क्या खासियत थी, अभी देखते हैं। फिर नीचे एक और पिक्चर दी गई है हमें, यह है सांची की मूर्ति कला, है ना। इसे देखिए, सांची की मूर्ति कला, यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। इसके बारे में हम चैप्टर 11 में पढ़ने वाले हैं। इनकी दीवारों को देखो, क्या ये ईंटों की बनी है या फिर लकड़ी की? क्या ये पत्थर की है? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। इनके बारे में हम आगे बढ़ने वाले हैं। अभी हम देखते हैं, वलय कूपों पे वापस आते हैं। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानियां थी, है ना। जैसा कि हमने पढ़ा था, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे भी होते थे। कईयों में दोहरी प्राचीर होती थी, कईयों में जो नगर है वो 2 भागों में होते थे या 3 भागों में होते थे, है ना। तो ये सब हमने पढ़ा है। अब हमने ये देखा है कि अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। वलय कूप क्या होते थे? गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। देखिए इंपॉर्टेंट कितनी चीज है कि वलय कूपों का काम क्या था। कूप का मतलब ऐसे कुआं होता है, वलय यानी छल्लेदार, है ना। अब ये स्पाइरल मूवमेंट में दिया हुआ है, ये जो कूप बनाए गए हैं इनका काम क्या होता था? गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। इसका मतलब ये है कि आप इसका नामकरण जो भी करो, इसका मुख्य कार्य क्या होता था? जल निकासी का होता था, ठीक है। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। यानी कि इस समय पर जो महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटों से, छप्पर से बने हुए होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। अब ये अज्ञात यूनानी नाविक क्या कहते हैं? देखो, सांची वाली मुझे बड़ी अच्छी लग रही है ये दीवार, जिसका इतना पूरा नगरीय जीवन दिखाया गया है। चलो बात करते हैं इस यूनानी नाविक की। जिन जिन पत्तनों पर वह गया, पत्तनों यानी पोर्ट्स पर, बंदरगाहों पर, उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में भरूच देखो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। 105 पे हम एक बार बाद में जाएंगे। भरूच गुजरात का क्षेत्र है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। बेरी गाज़ा, बेरी गाज़ा भरूच, जिसे भड़ोच भी कहा जाता है, का यूनानी नाम है। ये वर्तमान गुजरात का क्षेत्र है। बेरी गाज़ा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राज्यों के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ पर जहाज ला सकते हैं, क्योंकि अरब सागर का रास्ता निकलता है वहाँ से। बेरी गाज़ा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, और ये विशेष उपहार क्या होते थे? इसमें चांदी के बर्तन होते थे, गायक होते थे, यानी कि युवा लड़के लड़कियां जो गायक हैं वो होते थे, सुंदर सुंदर औरतें आती थी, वहाँ से लाई जाती थी, अच्छी अच्छी शराब होती थी, और उत्कृष्ट किस्म का महीन कपड़े जो है वो शामिल होते थे। अब हम बात करते हैं, और ये वर्णन किसने किया? एक यूनानी नाविक ने किया है, ठीक है। उसने यहाँ पर ये भरोच वाला दिया है कि हमने भरोच वाला पढ़ा है। अब है आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, कभी कभी वर्गाकार या गोल भी होते थे। अब ये जो सिक्के हमें दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये आहत सिक्के हैं, है ना, जिसको पीट पीट कर बनाया गया था।
आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काट कर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे थे। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में हमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया था। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल तक चले। नीचे इनका चित्र दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। ये देखो, इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, चांदी या तांबे का सिक्का, है ना, इनके ऊपर विभिन्न आकृतियों को आहत कर, पीट कर बनाई जाती थी, इसलिए आहत। अब है विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ते हैं। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, वापस पढ़ते हैं। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाएं। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है, सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, इसलिए इसके बारे में लिखा गया है संगम साहित्य में। ये तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन दिया हुआ है। फिर है नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा जो क्षेत्र है कन्हैया जी के लिए प्रसिद्ध है, जय कन्हैया लाल की। फिर है यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, यानी कि 2500 साल से भी, यानी 2000 साल तो फिर वही बात है कि ईसा के बाद के हो गए हैं, और उससे भी पहले 500 साल, है ना। यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता था और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। ये हम आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे कि मथुरा से बौद्धकालीन मूर्तियां मिली हैं। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना था। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये आज भी है, था नहीं, आज भी है और आगे भी रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। ठीक है। प्राय शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि ताम्रपत्र जो है वो लिखवाए जाते थे, उनके ऊपर ताम्रपत्रों पर अभिलेख लिखवाए जाते थे। और प्रस्तर खंडों पर, मूर्तियों पर भी अभिलेख मिले हैं जिसपे दान के बारे में लिखा गया है। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। अब हम बात करते हैं शिल्प तथा शिल्पकार। पहले देख लेते हैं उत्तरी काले चमके पात्र, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर। ये क्या है? ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। अगर ये काले मटके आज भी देखने ना तो जयपुर साइड में मिल जाते हैं। वहाँ पे आराम से ये काले काले मटके देखने को आराम से मिल जाते हैं। देखो कितने हजारों साल पुराने हैं। जो कला है आज भी चलती आ रही है। फिर है
पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। इनमें जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था, ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में ही मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता लगता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यानी अब कपड़ों की बात आ गई है। हमने जब हम बैराट की सभ्यता का पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि सूती वस्त्र के टुकड़े भी वहाँ पर मिलते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर ये देखो कपड़ों का उत्पादन कितना महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र रहे हैं। स्त्री और पुरुष दोनों इस काम को करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। अब और इम्पॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है वो आनी शुरू हो गई है। देखिए, व्यापारी संघों को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। जैसे कृषि उपज मंडी वाले होते हैं तो उनका अलग संघ होता है, व्यापार मंडल का संघ अलग होता है ना। अगर कोई ट्रांसपोर्ट वाले हैं तो उनकी अलग संस्था या संघ बनाया जाता है। मजदूरों का मजदूर संघ अलग, यूनियन अलग बनाई जाती है। तो ये सारी जो चली है संघ बनाने की जो परंपरा, इसे पूर्व में क्या कहते थे? श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध करवाना, तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था। ये सब तो आज भी चल रहा है, चंदा वगैरह चलता ही रहता है, कभी ना कभी किसी मंदिर में, किसी संस्था में दे दिया जाता है। अब है सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अर्थशास्त्र के यानी कि हमने जो बुक पढ़ी थी कौटिल्य की जो बुक है उसका नाम है अर्थशास्त्र, और ये किससे संबंधित थी? राजनीति से संबंधित थी। इसके बारे में हमने इसके चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं। इसमें इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिखुनियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा के अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं तथा अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यानी इस कामों को करने के लिए इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चा माल मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के यानी अर्ली मॉर्निंग ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। यानी देखिए कितने सख्त नियम बनाए गए थे कि किसी को गलत नज़र से भी नहीं देखना। तो आज तो नियम होने भी चाहिए और उसे अप्लाई भी करना चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया है तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। देखिए कितनी सजा, कड़े प्रावधान है सजा के उस समय। ये सब किस में वर्णन किया गया है? अर्थशास्त्र में। और किसने किया है? कौटिल्य ने किया है। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकामेडु जो है ये पुडुचेरी में है। आगे पृष्ठ 88 में रोम के बारे में जानकारी दी गई है, इसे पढ़ते हैं। अब ये कहते हैं लगभग 2200 से 1900 साल पहले, यानी कि ईसा से 2 सदी पहले और ईसा के बाद जो पहली सदी थी उसमें अरिकामेडु एक पत्तन था, पोर्ट था। दक्षिण भारत वाली साइड में बहुत सारे पोर्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा भी मिला है जो संभवतः गोदाम रहा था। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। एम्फोरा यानी कि ये सुराहीदार ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पे हैंडल सा भी लगा होता है, ठीक है।
ऐसे करके सुराहीदार पात्र है हैंडल वाले। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते थे। साथ ही यहाँ पे एरेटाइन जैसी मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। एरेटाइन ये मोहर का नाम है। इन्हें इटली के एक शहर एरेटाइन पात्र के नाम पर जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। जैसे हमने पढ़ा था मोहरबंदी कहा जाता है, यानी मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाते थे तो ये पात्र बन जाते थे। फिर है, कहाँ गया हमारा चैप्टर, आ जाओ। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था लेकिन वो बनाए यहाँ जाते थे, क्योंकि लोग जहाज़ों से यात्रा करनी शुरू कर चुके थे दूर दूर तक, और एक दूसरे के जब भी कहीं जाया जाता तो अपने यहाँ की चीज़ें अगर वहाँ पर बेची जा रही हैं तो वहाँ से कुछ चीज़ों को लाया भी जाता था। तो धीरे धीरे जो कल्चर का जो ट्रांसफ़र है वो भी होने लग गया था। चीज़ों का, कल्चर का, जो रिलीजियस बुक्स हैं, मेथड्स हैं, उन सब का भी यहाँ पर प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, और हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। इनका डिज़ाइन तो रोम का था लेकिन यहाँ पर ही उनको बनाया जाता था। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। जैसे हम प्रतापगढ़ का हम पढ़ते हैं कि यहाँ की थेवा कला बहुत फेमस है। थेवा कला क्या होती है? कांच के ऊपर सोने की डिज़ाइनिंग बनाई जाती है, सोने की पॉलिश जो है वो चढ़ाई जाती है। तो इसी तरह से जो चीज़ें हैं धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती रहती हैं और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ उसे और नया सुंदर परिष्कृत रूप भी मिल जाता है। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब ये हैं अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। हमने पहले के चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो भारतीय भाषाएं हैं और कुछ यूरोपियन भाषाएं हैं वो जो भारोपीय परिवार से निकली हुई हैं, जिसमें हमारी हिंदी है, संस्कृत है ना, गुजराती है, ये तमिल है, ये सब इसी से ही निकली हुई हैं। ठीक है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, इटालियन है, ये सब इसी से ही निकली हुई हैं। अब हम देखते हैं किसके बारे में, अन्यत्र। अभी ऊपर दिया गया था कि रोम को पढ़ो, रोम को पढ़ो। चलो जी, हम रोम को पढ़ते हैं। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ साम्राज्य था। ठीक है, इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक ऑगस्टस हुए हैं। कौन हुए हैं? ऑगस्टस, जिन्होंने करीब 2 साल पहले शासन किया था, यानी ईसा मसीह के इस टाइम पे। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया है। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने यहाँ पर कई मंदिर और महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर बनवाए थे जिसमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ पर स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग टाइम सेट किया गया था। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे, बातें करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, एक्वाडक्ट भी बनाए गए थे जिसके जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों और गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। तो चलो जी, आज का चैप्टर होता है यहीं तक पूरा। अब छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, हम उसको देख लेते हैं। पहले, तमिल में बड़े भूस्वामियों को कहा जाता था। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि तमिल में बड़े भूस्वामियों को कहा जाता था वेलल्ला। ठीक है, वेलल्ला कहा जाता था। फिर है, ग्राम भोजकों की जमीन पर प्राय खेती की जाती थी। किसके द्वारा? कौन करता था? ग्राम भोजकों के दास करते थे, उनके मजदूर करते थे। ठीक है, फिर है, तमिल में हलवाहे को क्या कहते हैं? हलवाई नहीं, हलवाहे, हल को चलाने वाला। ठीक है, इसको कहते थे उणवार, उणवार। फिर है, अधिकांश गृहपति
भूस्वामी होते थे। कौन से होते थे? ये होते थे स्वतंत्र, स्वतंत्र छोटे किसान, ये भूस्वामी होते थे, स्वतंत्र होते थे, स्वतंत्र छोटे किसान होते थे ये। फिर है सही जवाब ढूंढो। अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, सही जवाब ढूंढो। वलय कूप का उपयोग, वलय कूप दिल्ली में मिले थे, हमने पढ़ा था। इसका उपयोग किस लिए किया जाता था? नहाने के लिए, बताया था उसमें गुसलखाना दिया हुआ है। कपड़े धोने, सिंचाई के लिए, तो सिंचाई के लिए तो नहीं है, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, क्योंकि गुसलखाना वर्ड है तो ऑब्वियस ही बात है नहाना धोना तो होता ही होगा। लेकिन मेन पर्पज़ क्या था? तो हमें यहाँ पे सबसे अच्छे आंसर पे जाना है, जल निकास के लिए वलय कूपों का उपयोग किया जाता था। ठीक है। अब आहत सिक्के, आहत सिक्के हमने पढ़ा था कौन से होते थे? ये ज़्यादातर चांदी के होते थे। चलो जी, अब ये छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी और भी दी गई है, इंपॉर्टेंट तिथियाँ। उपमहाद्वीप में लोहे की शुरुआत है वो कब हुई थी? लगभग 3000 साल पहले, यानी ईसा से 1000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी कब हुई थी? नगर, आहत और आहत सिक्के जो है करीब 2500 साल पहले शुरू हुए। संगम साहित्य की शुरुआत कब हुई? लगभग 2300 साल पहले। और अरिकामेडु का पत्तन जो है वो कब फेमस ज़्यादा था? तो ये था लगभग 2200 साल पहले, यानी कि ईसा से 2 शताब्दियाँ पहले, और ईसा के 100 साल बाद तक ये बहुत फेमस पत्तन था। तो चलिए जी, हमारा आज का चैप्टर होता है पूरा। ये भी देख लो, मथुरा क्या था? ये फेमस धार्मिक केंद्र था। श्रेणी किसकी होती थी? शिल्पकारों की, शासकों की, कृषकों की, पशुपालकों का संघ। तो ये शिल्पकारों की श्रेणियाँ होती थी। ठीक है, ये होती थी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। और हमारे चैनल इजी इजी लाइफ को ज्वाइन करें, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहें। पास में ही बने बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। और अपना फीडबैक हमें प्लीज़, इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, कि अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।